नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में 9 सितंबर 2025 का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, 2047 तक दाल उत्पादन दोगुना करने की रणनीति किसने बनाई? तो साथियों, रणनीति बनाने वाला और थिंक टैंक हमारे देश का कौन है? योजना आयोग के स्थान पर स्थापित गैर संवैधानिक संस्थान नीति आयोग। नीति आयोग ने कहा है कि 2047 तक हमारे देश में दाल उत्पादन दोगुना हो जाएगा। और भी डाटा आया है, पूरा डिटेल देखिएगा। और इसने कहा है कि 2030 तक हम दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। मतलब अभी तक नहीं थे। तो हाँ साथियों, पूरे दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन हमारा भारत करता है, सही बात है। लेकिन सबसे ज्यादा उपभोग भी भारत ही करता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कहाँ खाया जाता है? भारत में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कहाँ उत्पादन किया जाता है? हमारे भारत में। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का आयात भी कौन सा देश करता है? मंगाता कौन सा देश है? तो हमारा भारत ही। दुनिया में सबसे ज्यादा आयात भारत में होता है, दाल की कमी है। लेकिन दाल उत्पादन भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते हैं और दाल खाते भी है सबसे ज्यादा हम दुनिया में। तीनों डाटा याद रहे। दूसरी बात कि भारत में अगर पूछ दे वर्तमान में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन कुछ वर्ष पहले साथियों राजस्थान था, और उससे पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश था। ये करेंट का डाटा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मध्य प्रदेश आरंभ में था, फिर राजस्थान हुआ, वर्तमान में आज के डेट में मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा श्री चंद्रशेखर जी को। श्री चंद्रशेखर जी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया होगा साथियों? तो राष्ट्रपति नियुक्त किए होंगे। और इनको शपथ कौन दिलाया होगा? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल यानी कि सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने इनको शपथ दिलाया। यहाँ पर ऑप्शन दिया बी आर गवई। ये कौन है? ये सीजेआई है साथियों। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 52वें क्रम के सीजेआई हमारे। और वी नारायणन कौन है? तो ये इसरो के प्रमुख है साथियों। वी नारायणन इसरो के प्रमुख है। और कमेंट करके आप उत्तर बताएंगे आर वेंकटरमणी कौन है। कई बार हम लोगों ने किया है। आर वेंकटरमणी कौन है वर्तमान में करंट में? आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न देखिएगा, नौ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु में कहां पर हरित हाइड्रोजन पायलट योजना का अनावरण किया? हरित हाइड्रोजन पायलट योजना का अनावरण तूतीकोरिन में किया गया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में सर्बानंद सोनोवाल साहब जलमार्ग एवं नौ परिवहन मंत्री जो हैं, उन्होंने हरित हाइड्रोजन पायलट योजना की शुरुआत की तमिलनाडु के तूतीकोरिन के बी ओ चिदम्बरम बंदरगाह में। बी ओ चिदम्बरम बंदरगाह कहां पर है? तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन कहां है? तमिलनाडु में। यहीं पर हरित हाइड्रोजन पायलट योजना शुरुआत हुआ। भारत के मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किस देश ने किया? साथियों, हमारे भारत की एक योजना है मलक्का जल संधि या जलडमरू मध्य गश्ती योजना। इसका समर्थन किया है सिंगापुर देश ने। सिंगापुर ने हमारे भारत का समर्थन किया इस योजना के लिए। क्या है पूरी बात देखिएगा। मलक्का एक जल संधि जलडमरू मध्य है साथियों। जलडमरू मध्य है। इसमें यह जलडमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को अलग अलग जल को जोड़ता है। जल डमरू मध्य या जल संधि है साथियों, यानी कि जल को जोड़ता है, जल निकाय को जोड़ता है, समुद्र सागर को जोड़ता है। तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि या जल डमरू मध्य। इस मार्ग से साथियों 60% समुद्री व्यापार होता है, जिस पर चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और चीन की नौसैनिक भी यहाँ पर तैनात रहती है। तो हमारे भारत को भविष्य में यह घेरने का प्रयास कर सकता है। इसलिए हमारे भारत का यह सामरिक एक महत्व का योजना है मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना। इसी के लिए अभी हाल ही में सिंगापुर ने समर्थन दे दिया है। पांचवा प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, ब्राजील स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ब्राजील स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। पूरा डिटेल देखिएगा। अभी हाल ही में 7 सितंबर 2025 को 203 वर्ष पूरा हो गया ब्राजील देश को स्वतंत्र हुए। किससे वह स्वतंत्र हुआ है? जैसे हमारा भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, ऐसे ही ब्राजील पुर्तगाल से 1822 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। पुर्तगाल का उपनिवेश और गुलाम था। अच्छा, ब्राजील में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है दिया द इंडेपेंडेंसिया। दिया द इंडेपेंडेंसिया ब्राजील स्वतंत्रता दिवस है। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। कितना साल हो गया? 203 साल हो गया। स्वतंत्रता कब मिली थी? 1822 ईस्वी में। किससे? तो पुर्तगाल से। छठा प्रश्न देखिएगा,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पूरा डिटेल देखिएगा। थीम महत्वपूर्ण दिवस है तो इसलिए थीम भी पूछ सकता है एग्जाम में। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का थीम था। एक बात और याद रखिएगा, 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है। 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? 8 सितंबर 1965 को ईरान के तेहरान शहर में 8 सितंबर 1965 को ईरान के तेहरान शहर में दुनिया में पहली बार विश्व के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 8 सितंबर को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए। 1966 में यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दिया और 1967 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दुनिया भर में मनाया गया। तो पहली बार कब मनाया गया? 1967 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए साक्षरता दर, किसी भी देश की साक्षरता दर अगर निकाली जाती है, किसी को काउंट किया जाता है वो व्यक्ति साक्षर है कि नहीं है, तो उसका उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र 7 वर्ष होता है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना का अध्यक्ष एवं सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? एनएचपीसी का अध्यक्ष और सीएमडी अभी हाल ही में भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। भूपेंद्र गुप्ता एनएचपीसी के चेयरमैन और सीएमडी नियुक्त हुए हैं। एनएचपीसी क्या है? राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना, जो नदियों पर डैम बना करके, बांध बना करके बिजली पैदा करने वाली हमारे देश की सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन 1975 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। कोई भी नदी है साथियों, तो नदी का जल रोक दिया जाता है और उसके बगल में जलाशय या तो बना दिया जाता है, जिससे नदी के पानी को एक फोर्स दिया जाए, एक वेग दिया जाए, और यह जब वेग से पानी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है। ये टरबाइन पानी के वेग से मूव करता है और इसका कनेक्शन जनरेटर से होता है। जनरेटर विद्युत उत्पादन कर देता है। ये साथियों यहाँ पर टरबाइन रहता है। टरबाइन और जनरेटर, ये दोनों की मदद से जल विद्युत परियोजना काम करता है और पानी से बिजली पैदा की जाती है। 8वां प्रश्न देखिएगा, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन बना? तो कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल जीत लिया जेनिक सिनर को हरा करके। पूरा डिटेल देखिएगा। जेनिक सिनर इटली देश के, जेनिक सिनर इटली देश के, ये हार गए किससे? स्पेन के कार्लोस अल्कराज से। वहीं पर अगर महिला वाला पूछेगा, महिला एकल, तो आरियाना साबालेंका ने महिला एकल जीत लिया यूएस ओपन और उप विजेता इसमें रही अमांडा, यानी अमांडा को हरा करके महिला एकल यूएस जीता आरियाना साबालेंका, और पुरुष एकल यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज स्पेन के, इन्होंने जीता जेनिक सिनर को हरा करके। जेनिक सिनर इटली के। 9वां करंट अफेयर देखिएगा, हॉकी का एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? हॉकी का एशिया कप 2025 में अभी हाल ही में संपन्न हुआ, हमारे भारत ने जीत लिया है साथियों। हमारे भारत ने किसको हरा करके जीता? तो दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा, इसको हरा करके हमारे भारत ने एशिया कप फाइनल जीत लिया, जो आयोजित हुआ था बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप हुआ। इसके बाद साथियों 2026 में होने वाले एफआईएच वर्ल्ड कप में भारत ने एंट्री प्राप्त कर ली। 10वां प्रश्न है, 102 वर्ष की आयु में किस देश की सर्वोच्च चोटी माउंट फ्यूजी का फतह कोकिची अकुजावा ने किया? कोकुची अकुजावा जापान देश के हैं साथियों। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 102 साल उम्र इनका कोकिची अकुजावा, और कई बीमारियों से ग्रसित भी है साथियों। उसके बावजूद इन्होंने अपने देश यानी जापान का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, जिसकी ऊंचाई है 3776 मीटर, ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है, इन्होंने अपने उम्र और बीमारी का परवाह किए बगैर जापान देश यानी अपने देश के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट फ्यूजी का फतह कर लिया। काबिल तारीफ बात है साथियों। जापान का स्टैटिक जीके देखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान का प्राचीन नाम है निप्पन। निप्पन का शाब्दिक अर्थ है उगते सूरज का देश। जापान 4 द्वीपों पर बसा एक देश है। सबसे उत्तर में होकाइडो, फिर होन्शु, सेकाकू और क्यूशो। उत्तर से दक्षिण का क्रम अक्सर परीक्षा में पूछ देता है। 11वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा साथियों, मदर मैरी कम टू मी पुस्तक की रचनाकार कौन है? मदर मैरी कम टू मी पुस्तक है अरुंधति राय का। अरुंधति राय, जिनकी माताजी का नाम मैरी रॉय, अपनी माताजी मैरी राय का संस्मरण इन्होंने लिखा है, अरुंधति राय। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा।
जो साथी पहली बार करंट अफेयर देख रहे हैं उन सभी का वेलकम है। साथियों अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल पे आपको जीएस गर्व सीरीज श्रृंखला मिलेगा और कैप्सूल सीरीज मिलेगा। हिंदी का वीडियो भी अपलोड है, वर्ड पावर और हिंदी व्याकरण का। विजिट करिए, देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।